औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202, जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे 12। ओके, ये लेक्चर मिड टर्म MTH 202 की समझने के रूह है, बैकबोन है। इस लेक्चर में हम बड़ा कुछ सीखेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस, फिर बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या कौन कौन सी टाइप्स होगी जो मतलब आप डिस्कस करोगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर डायरेक्टेड ग्राफ की तरफ चलेंगे, फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलेंगे और इनकी एग्जांपल्स करेंगे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको MTH 202 की और MTH 301 की भी इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी सीरीज़ मिलेगी। लाहौर से एक स्टूडेंट है जिसका नाम उमर हबीब है, फ्रॉम हरबंसपुरा, और मुगलपुरा कैंपस में वो स्टडी करता है VU के। वो हमें TCS करवा रहा है MTH 301 के नोट्स। शाबाश बच्चे, आपने भी अपना हिस्सा डाल दिया, ठीक है। इस काफ़िले के अंदर जो हम लेके चल रहे हैं उसके अंदर आपका भी नाम आ गया। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो आपके पास है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव जैसा कि पता चल रहा है, रिफ्लेक्स, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, सामने मेरे मिरर है, तो वहाँ पे मैं ही आऊँगा ना, मेरा छोटा भाई या बड़ा भाई तो आ नहीं सकता। समझ लगी ना बात की? तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, मैं खड़ा हूँ तो इटसेल्फ, मैं खुद हूँ आगे शीशे के अंदर, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, फॉर ऑल A बिलोंग टू A, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक A एलिमेंट है, सेट A से लिया गया है, और इसका ऑर्डर पेयर अगर हम बनाएंगे रिलेशन के अंदर A, तो ये आपस में क्या होगा, अगर तो ये रिलेशन को बिलोंग करता है A, तो देन ये जो प्रॉपर्टी है इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। यू अंडरस्टैंड? देखो ज़रा जी, A बिलोंग टू A, ठीक है ना, समझ लगी बात की? तो अच्छा, ये देखो ज़रा, ये आपका यहाँ पे आएगा A, बेसिकली रिलेशन, यहाँ पे आएगा R। A लिया गया A से और वो बिलोंग कर गया रिलेशन को, तो देन वी हम कह सकते हैं वी से डैट A रिलेटेड टू A इटसेल्फ, मतलब A जो है ना रिलेट करता है इटसेल्फ के साथ, तो देन हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपस में रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। रिमार्क है कि R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव व्हेन, कि आपके पास एक रिलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो ज़रा, एग्ज़ाम्पल ये है, ये एक आपके पास रिलेशन है 1 इटसेल्फ, 3 इटसेल्फ, 2 इटसेल्फ, 4 इटसेल्फ। अगर यहाँ पे आ जाता है 5, लेकिन सेट को देखो 1 2 3 4 तक गया है, 5 तो इसमें है ही नहीं, तो क्या होगा, ये भी आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वो सेट A को पहले बिलोंग करने चाहिए, ठीक है ना, एलिमेंट जो इटसेल्फ रिलेट होते हैं। देखो ज़रा, तो कह रहा है कि A डज नॉट बिलोंग टू R, अगर R रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की? आई होप समझ लगी होगी इस स्टेप की। अब देखो ज़रा, एग्जांपल है, एग्जांपल अगर करेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले आपने एलिमेंट ऑफ सेट, गिवन जो सेट है ना उसे देखना है। उसके अंदर आपके पास 1 से लेकर 4 तक एलिमेंट है, ये रिलेटेड होने चाहिए। 1 से लेकर 4 तक रिलेशन आपके पास होना चाहिए। देखो ज़रा, एंड डिफाइन रिलेशंस R1, R2, R3, R4 ऑन A 1, देखो 1 2 3 4, 1, होना चाहिए, 2, 2, 3, और 4 होना चाहिए। तो देखो ज़रा, 1, 3, 3, 2, और 4 यहाँ पे देखो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एक नंबर जो ना इटसेल्फ रिलेट हो रहा है, तो एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो R1 इज़ रिफ्लेक्सिव। ओके, R2 की अगर हम बात करें तो देखो ज़रा, 1, 1 है, 1, 4 है, 2, है, तो 3, है। सिर्फ एक इसमें रिलेशन नहीं है, वो है 4, तो ये भी क्या होगा, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा।
ये फ्लैक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4,4 नहीं है, बाकी सारा कुछ इसके अंदर लिखे हुए हैं, 4,4 नहीं है। देखो एक और बात याद रखना, 4,3 1,4 इसी सेट के अंदर से ही है, तो इसके अंदर अगर 4,4 होता ना यहाँ पे तो ये फ्लैक्सिव होना था, चाहे यहाँ पे कुछ भी आ गया, लेकिन चीज़ें पूरी होनी चाहिए थी 1 2 3 और 4,4, क्योंकि जो R3 आ रहा है इसी के ऊपर ये एग्जांपल आ रही है। देखते हैं R2 नॉट रिफ्लेक्सिव, R2 नॉट रिफ्लेक्सिव, R3 की बात हो रही है। अब देखो R3 में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, 1,1 फिर आगे 2,2 3,3 4,4, लेकिन बीच में देखो दरम्यान में क्या पड़ा हुआ है 1,2 2,1, तो इस देखो 2 और 1 जो है वो बिलोंग करते हैं A को, चाहे उसके अंदर पड़े हुए कोई मसला नहीं, लेकिन ये चीज़ें इसके अंदर पूरी है ना 1,1 से लेकर 4,4 तक, तो ये रिफ्लेक्सिव है। बच्चे बड़े यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये रिफ्लेक्सिव कैसे है, यहाँ पे तो 1 2 और 2 1 ये तो आपस में मतलब इट सेल्फ रिलेटेड नहीं होते। तो बच्चे मैंने फिर भी आपको ये क्लियर कर दिया यहाँ पे एग्जांपल देके कि वो जो नंबर दिए होंगे ना उसके अंदर आगे पीछे जो आप वाफर दिए होंगे वो भी सेट को बिलोंग करने चाहिए, फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आई होप कि मेरे हिसाब से कोई पॉइंट रह नहीं गया जो आपको नहीं बताने वाला यहाँ पे। ओके, R3 इज़ रिफ्लेक्सिव, R4 1 3 2 2 2 4 3 1 4 4, यहाँ पे 1 1 नहीं है, यहाँ पे 1 1 भी नहीं है और 3 3 भी नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। R4 इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात क्या? आई होप आपको लेक्चर समझ लगी होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ है। क्या है? डायरेक्टेड ग्राफ। यू अंडरस्टैंड ना? तो चलें देखते हैं। इसकी हमेशा लूप बनेगी। क्या बनेगी? हमेशा लूप। ठीक है ना, समझ लगी बात की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखने के लिए आप ना डायरेक्टेड ग्राफ बना लेना, आपका अच्छा कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। आप कंफ्यूज हैं अगर मतलब कि उसमें कुछ ऐसे नंबर आ जाते हैं जो कि मतलब आपको समझ नहीं लगती, तो एक बात याद रखिएगा कि जितने आपके पास वो ऑर्डर पेयर होंगे ना उसके फर्स्ट और सेकंड जो वैल्यू वो बिलोंग करनी चाहिए आपके गिवन सेट को, और उसकी ना लूप बननी चाहिए। हर एक की वैल्यू जो होगी ना 1 2 3 4 उसकी लूप बननी चाहिए, तो देन ये क्या होगा आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो मेरे पास रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब कि A की वैल्यू जो है ना वो 1 2 3 4 होगी A की वैल्यू। तो देन देखो ज़रा, हर एक पॉइंट के ऊपर लूप बन रही है, हर एक पॉइंट के ऊपर लूप बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना आपके पास रिलेशन जो है ना ये रिफ्लेक्सिव है। अगर मेरे पास ऐसे होता, यहाँ पे एक और मैं नंबर ऐड कर देता हूँ 2,1 2,1, तो 2,1 के हिसाब से क्या होगा 2 1, तो 2 ये और 1 ये है, ये लो, समझ लगी ना बात की। तो ये तो लूप नहीं बनी, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें तो ये चाहिए कि 1 3 2 और 4 इसके ऊपर लूप बननी चाहिए, तो उनके ऊपर लूप बन गई है। ये एरो जैसे मर्ज़ी बन रहे हैं, कोई मसला नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी लूप उनके ऊपर बननी चाहिए जो हमारे पास A की गिवन वैल्यू है 1 2 3 और 4, इसके ऊपर लूप बननी चाहिए, तो वो बन रही है। ठीक है ना, 1 2 3 4 के ऊपर। यू अंडरस्टैंड? ये एग्जांपल मैंने अपने पास से सेट की थी। जो गिवन एग्जांपल्स हैं वो आपने खुद करनी है। ठीक है ना, जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना 3-4 एग्जांपल्स जो उन्होंने दी हुई हैं गिवन, वो आपने खुद करनी है। ठीक है ना, वो कर सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ उसका बनाना है और पता चल जाएगा जिसके पूरे लूप बनेंगे ना, मतलब एक ही गिवन जो वैल्यू है उसके ऊपर, वो आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, और जिसके ऊपर लूप नहीं बनेंगे वो आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और वैसे भी मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया था पहले कंसेप्ट। ठीक है ना, स्टार्ट में। चलें आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास फिर। अच्छा एक मिनट पहले थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन इसकी। अब देखो एक मिनट, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ की, फिर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आएगी मैट्रिक्स फॉर्म की। एक बात याद रखिएगा, एक मैट्रिक्स जो होता है ना आपके पास, उसके ये वाले जो एलिमेंट होते हैं इसे कहते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट, या इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और ये जो होते हैं ना ये वाले, ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना, ये सेकेंडरी होते हैं आपके पास एलिमेंट्स। यू अंडरस्टैंड? तो मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल इसे कहते हैं, ये सेकेंडरी डायगोनल है। ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड ना? समझ लगी बात की? यू अंडरस्टैंड? अब देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन मेन डायगोनल इज़ 1। ऑब्जेक्टिव में पेपर में वो पूछता है कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है आया कि उसके हर एक पॉइंट के ऊपर लूप बनती है। यू अंडरस्टैंड? बनती है, पक्की बनती है। फिर
मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर मेन डायगोनल 1 किस में होते हैं? रिफ्लेक्सिव में। कैसे होते हैं देख लो। आपके पास रिलेशन है 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3, ठीक है ना, और ए की वैल्यू है 1 2 3, इसके अंदर से हैं सारे, ठीक है। अब देखो ज़रा करना क्या है। करना ये है कि आपने ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव 1 1 1 1 आपका ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो 1 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। हमने पीछे ये कंसेप्ट पढ़ा ना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद 1 3 1 3 1 और ये 3, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले देख लो कि 1 2 है इसके अंदर, 1 2 कोई नहीं है, यहाँ पे 0 आ गया। फिर 1 3 1 आ गया, फिर 2 1 0, यहाँ पे नहीं है 2 1, फिर 2 2, ठीक है 1 आ गया। फिर इसी तरह ही आपने सारा सॉल्व करना है। और 1 1 मेन डायगोनल आपके पास हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। ओके, समझ लगी बात की। ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, ध्यान से कीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने अपने पास सेट की हैं सारी आपको रिवाइज करवाने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन को, यू अंडरस्टैंड ना। चलो, ए आपके पास है 1 2 3 और रिलेशन आपके पास R1 दिया गया 1 1 1 2 3 3 2 2, 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब 1 2 जो है वो भी ए के अंदर से ही है, 1 और 2 जो है वो भी उसके अंदर से है, 1 भी उसके अंदर से है, 2 भी उसके अंदर से है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर 2 की बात करें तो 1 1 2 2 है, तो इसके अंदर 3 3 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर उसके बाद 1 1 2 2 इसके अंदर 3 3 नहीं है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर अगर हम इसकी बात करें 1 1 2 2 3 3 इसके अंदर है, और 2 1 ये भी सारा इसके अंदर है, 2 1 2, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। 0,0 इसके अंदर नहीं है, ये तो रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर उसके बाद है 5,5, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। 0,0 भी आ गया, ये भी उसके अंदर नहीं लिखा हुआ, 0 नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। 5 के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। यू अंडरस्टैंड, याद रखना ध्यान से, ये रिवीजन करवाई जानबूझ के मैंने। पेपर में क्विज़ में इस लेक्चर से पेपर इतना सारा आना है, ये याद रखना, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जैसे 1 = 2 कह लो, फ़र्ज़ कर लो, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं अपने पास से, तो 2 = 1। तो इस तरह का जो रिलेशन आपके पास होता है ना, कि जैसे मर्ज़ी आप आगे पीछे जगह कर लो तो ये चीज़ बराबर ही रहती है। तो A = B या B = A, तो देन हम कह सकते हैं कि ये आपस में सिमेट्रिक हैं, A और B, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ़ एक रिलेशन है आपके पास A, B, B, A, ठीक है ना। तो अगर A B पड़ा हुआ है तो आगे उसका ऑर्डर पेयर उलट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि फ़र्स्ट को सेकंड हो जाना चाहिए और सेकंड को फर्स्ट होना चाहिए, ये चीज़ है। A B B A, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, यू अंडरस्टैंड ना। अब देखो ज़रा, देन A, B बिलोंग टू R एंड B, A बिलोंग टू R, तो ये सिमेट्रिक होगा रिलेशन अगर दोनों ही R को बिलोंग करते हैं। रिमार्क है, इफ़ A, B बिलोंग टू R, देन क्या होगा कि B, A डज नॉट बिलोंग टू R, तो देन ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखो एग्जांपल है, एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, इंशाल्लाह समझ लेंगे, ठीक है। ए आपके पास है 1 2 3 4 एक सेट। पहला रिलेशन है आपके पास है R1, तो 1,1 1,3 2,4। अब देखो एक मिनट, 1,3 ये तो ठीक है ना, 1,1 आगे पीछे कर लो, 1,1 ही रहना है। ये तो सेम आ जाए तो उसे देखना ही नहीं है ना, वो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ना वो सिमेट्रिक होता है, वो एंड पे मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो 1,3 है, तो अब आपने इसी रिलेशन के अंदर 3,1 ढूंढना है, इसका उलट वो ये ठीक है। अब 2,4 इसका उलट 4,2, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ओके, R2 1,1 देखना ही नहीं है, 2,2 ठीक है, 3,3 ठीक है, 4,4 ठीक है। इसका मतलब एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ सिमेट्रिक, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया, यू अंडरस्टैंड। जैसे मर्जी आगे पीछे करके देखो ना, तो यही आएगा, ठीक है ना। ओके हो गया। अब देखो ज़रा ध्यान से, R3 2,2 2,3 3,2 होना चाहिए, लेकिन नहीं है। 3,4 है, 4,3 होना चाहिए और 3,2 होना चाहिए, नहीं है। आपके हैंडआउट्स के ऊपर उसने डज नॉट बिलोंग टू लिखा होगा R3, तो नॉट सिमेट्रिक। आगे चलो R4 के ऊपर 1,1 2,2 3,3 4,3, देखो 4,3 3,4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, तो नॉट सिमेट्रिक। ओके, नोट है
every reflexive relation is symmetric but every symmetric is not reflexive। ध्यान से, ये पेपर में क्विज में पूछता है कि एवरी सिमेट्रिक रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, यस या नो, नो। लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, यस। ओके, ये क्विज याद रखिएगा जी। स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास डायरेक्टेड डायग्राम, डायरेक्टेड ग्राफ है, वो आपने खुद ड्रा करना है। कर लेंगे ना, जितनी भी एग्जांपल्स हैं ध्यान से कीजिएगा। आगे है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। जब आप इसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखोगे ना, तो आप इसका ट्रांसपोज लेके देखना, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे सिमेट्रिक आपके पास मैट्रिक्स होता है ना, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है ना, क्लास 9 साइंस ग्रुप में, और उसके बाद है चैप्टर नंबर 6 में आर्ट्स ग्रुप 10th में, और उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर, उसके बाद बीएससी चैप्टर नंबर 4 और 5, ठीक है ना। उसमें जैसे हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो किसी भी कॉलम का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो सिमेट्रिक होता है। इसी तरह रिलेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल A = 1 2 या 2 1 कर लो, तो आगे पीछे शफल करके देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपके पास सिमेट्रिक ट्रांसपोर्ट की जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर होल्ड करती है, ठीक है ना। अब देखो तो आगे ये रिलेशन है आपके पास, ए के ऊपर ये डिफ़ाइन है, और आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन बनानी है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, अब देखो ज़रा 1 3 1 3। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 1 नहीं है, 0 आ गया। 1 2 भी नहीं है, 1 3 है, 1 आ गया। फिर 2 1 है, 0 आ गया। फिर 2 2 है, तो 2 2 इसमें एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है, 1 आ गया। फिर 2 3 है, एडजस्ट नहीं करता, तो 0 आ गया। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। अब ट्रांसपोज लेके देखो, कोई असर नहीं पड़ा, तो क्या मतलब हो गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। आगे ट्रांजिटिव रिलेशन, मज़े का रिलेशन है, बहुत मज़े का रिलेशन है, कमाल का रिलेशन है, समझ लगी ना बात की। जब मैं क्लास में खड़ा होकर पढ़ाता हूँ ना, तो मैं थोड़ी सी लंबी लंबी एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे टाइम खुला होता है ज़रा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को भी मैनेज करना होता है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, सबसे पहले ट्रांजिटिव जब आपके जहन में आएगा ना, तो सबसे पहले आपने माइंड में ये लेके आना कि यहाँ पे आपने 3 वैल्यूज़ जो है ना लेट करनी है। एक सेट लेना है ए, उसके अंदर से ABC 3 वैल्यूज़ जो है ना वो आपने मतलब के मेंबर लेने हैं, ABC या 1 2 3, ठीक है। अब देखो ज़रा, इफ़ ABC बिलोंग टू A, देन A को जोड़ो B के साथ, A को B ऑर्डर पेयर बन गया, बिलोंग टू R करना चाहिए। फिर फिर B को जोड़ो C के साथ, BC बिलोंग टू R। फिर अब क्या करना है, आपने B के साथ B कैंसिल कर देना है, B के साथ B कैंसिल, तो बाकी रह गया A, C, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए R को। अगर तो ये चीज़ कंडीशन होल्ड करती है, तो ये आपके पास जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा, AB भी होना चाहिए, BC भी होना चाहिए, एंड पे AC भी उसके अंदर होना चाहिए एंड पे, तो ये ट्रांजिटिव है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। रिलेशन मैंने अपने पास से सेट किया है। एग्जांपल है मेरे पास 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 होना चाहिए, हो गया। उसके बाद 2 3 होना चाहिए, हो गया। अब 2 के साथ 2 कैंसिल, तो 1 और 3 होना चाहिए, 1 और 3 इसके अंदर पड़ा हुआ है, जो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। यू अंडरस्टैंड? ओके, ध्यान से करिएगा, आगे भी करते हैं काम जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास कोई भी रिलेशन चेक करने के तरीक़ेकार आपके सामने है। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है कोई भी रिलेशन आपके पास, तो आपने कैसे चेक करना है। सबसे पहले A, B और B, C ये दोनों बिलोंग करते हैं रिलेशन को। अगर A, C डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन करे, मतलब कि ये B साथ B कैंसिल और A, C आ जाए, डज नॉट बिलोंग टू R करे, तो देन ये रिलेशन जो है ना ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आपके पास A सेट है, उसके 4 एलिमेंट्स हैं, तो एक R1 के ऊपर बात कर लेते हैं। 1 1 सेम को तो देखना ही नहीं आपने, ठीक है ना, सेम के ऊपर हाथ रख दें। अब देखें ज़रा 1 2 काउंटिंग लिख लें ज़रा, ये 1 2 3। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया 1 3, कोई बात नहीं, 2 3 होना चाहिए, 2 3 ये आ गया। बाद में आपने इधर जाना है तीसरे पे, ठीक है ना। मतलब कि आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि 1 के साथ 1 कैंसिल, 2, 3, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। ट्रांजिटिव चेक करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं।
एक तो तरीकाकार ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक आगे भी आएगा, वो भी ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलें, उसके बाद देखो ज़रा, ये अगर हम बात करें कि आपके पास ये क्या चीज़ है, ट्रांजिटिव है या नहीं ट्रांजिटिव, तो देखो ज़रा, सबसे पहले 1 2 2 3, 1 2 और 2 3 और 1 3 की इसमें कमी है, 1 3 की, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। समझ लगी ना बात की। ये ऊपर वाली एग्जांपल को फॉलो कर लो, 1 2 1 2, उसके बाद है 2 3 और 1 3 इसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव। ओके, आई होप समझ लगी होगी। R3 जो है ना थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कह लें कि काम ख़राब करने वाला है, इसे ध्यान से समझना है। एक तरीकाकार ये वाला है जो मैंने बताया, एक वो जो अब बताऊंगा, बारियां पूरी करनी है, ठीक है। 1 को जोड़ना है 2 के साथ, 1 को जोड़ना है 2 के साथ, 1 2 या 2 1 एक ही बात है, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांजिटिव में ये आ गया 2 1, ठीक है ना, मतलब कि 1 2 या 2 1 एक बात होगी। दूसरा 2 3 या 3 2 2 3, ओके, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। 3 4 या 4 3 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, समझ लगी ना बात की। ये आपकी बारियां पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब 2 और 4 जो है ना वो इसमें यहाँ पे वाफर पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, वाफर। डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता। देखो बारियां पूरी करनी थी आपने, देखो ज़रा यहाँ पे ये वाफर पड़ा हुआ था, ट्रांजिटिव था। समझ लगी ना बात की, क्या था, ट्रांजिटिव था। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ पूरी कर देता 1 2 2 3 और 1 3 इसके अंदर लिख देता यहाँ पे, तो ये फिर भी ट्रांजिटिव ही रहना था, इसके साथ मुझे कोई बड़ा वास्ता नहीं है। समझ लगी ना बात, ये बिलोंग ए को करना चाहिए, बस ये ज़रूरी है। अगर ए को बिलोंग नहीं करेगा तो ये रिलेशन ही नहीं है, ये ए के ऊपर डिफ़ाइन हुआ रिलेशन ही नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड, क्लियर है, समझ लगी ना बात की। मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, 1 2 या 2 1, 2 3 या 3 2, 3 4 या 4 3, इसके अलावा कोई भी इसके अंदर चीज़ पड़ी है, हाँ वो सेट ए को बिलोंग करने चाहिए, वो एलिमेंट्स फर्स्ट और सेकंड, जैसे ये 2 और 4 है, तो ये आपके पास ट्रांजिटिव होगा। ये क्या होगा आपके पास, ट्रांजिटिव। ध्यान से कीजिएगा। और क्या करना है, डायरेक्टेड डायग्राम जो है ना, डायरेक्टेड मतलब कि जो ग्राफ है वो बच्चे आपने खुद ड्रा करना है, कर लेंगे ना, ध्यान से कीजिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है सेट ए जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2, ठीक है ना, और बी आर रिलेशन ऑन ए। तो अब देखो ज़रा, रिलेशन ऑन ए मतलब कौन सा है, 0 2 1 1 और 2 0 है, ठीक है ना। तो इसे आपने प्रूव करना है, इसे आपने साबित करना है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना, ये आपने ध्यान से करना है। और दूसरा जो पार्ट है इसका, इसने लिखा है कि कौन सा जो है ना ऑर्डर पेयर होगा कि जो इसे आपके पास सिमेट्रिक करवाएगा, रिफ्लेक्सिव करवाएगा और ट्रांजिटिव करवाएगा, ये आपने खुद करनी है, ठीक है ना, इट सेल्फ है ये। चलें आगे देखें ज़रा, आपके पास एक्सरसाइज में डिफाइन अ रिलेशन एल ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर बी डिफाइंड एज फॉलोज फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर। ए जो है आपके पास पार्ट है एल रिफ्लेक्सिव, एल, ठीक है ना, बी पार्ट जो है एल सिमेट्रिक और सी पार्ट जो है वो ट्रांजिटिव। ये आपके पास 3 पार्ट्स हैं, तो इसे आपने सॉल्व आउट करना है। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं जी। एल इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता, बराबर होता है। तो फॉर एनी रियल नंबर एक्स, एग्जाम्पल है 1 लेस देन 1 नहीं होता, इक्वल होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा एल, ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा, एल इज़ नॉट सिमेट्रिक बिकॉज फॉर ऑल, एक नंबर छोटा हो सकता है किसी नंबर से, लेकिन वही नंबर उससे बड़ा नहीं हो सकता। देखो ज़रा, एक्स वाई बिलोंग टू आर, इफ़ एक्स लेस देन वाई हो सकता है, देन ये नहीं होगा फिर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एल इज़ नॉट, अच्छा एक मिनट बात सुनो, यहाँ पे उसने डिफ़ाइन जो किया ना बच्चे, ये याद रखिएगा कि उसने जो यहाँ पे कोई टूल यूज़ किया है ना बच्चे, वो ये यूज़ किया है, ये वाला, ठीक है ना, समझ लग रही बात की, ये वाला टूल यूज़ किया है लेस देन का। तो लेस देन जो है ना माइंड में रखिएगा कि क्विज़ में बड़ा ज़्यादा पूछ लेता है इस तरह के कि जो लेस देन का साइन है, आया कि ये रिफ्लेक्सिव होता है, नहीं होता, आया कि ये सिमेट्रिक होता है, नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होता है ये, ठीक है ना, सी पार्ट है। एल इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स लेस देन वाई, वाई लेस देन जी और एक्स लेस देन जी। देखो ज़रा, 1 2 और ये 3 कह लो, तो देखो 1 लेस देन 2,
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, देखो ज़रा, ये 2 आ गया, ठीक है ना, और ये 3 आ गया, तो 2 लेस दैन 3 सही है। तो देखो ज़रा, ये 1 है और ये 3 है, ये x और ये z, तो 1 और ये 3, समझ लगी ना बात की। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लेस का जो साइन है ना वो बच्चे ट्रांजिटिव होता है, ना तो वो रिफ्लेक्सिव होता है ना सिमेट्रिक होता है, इसका मतलब ट्रांजिटिव होता है। क्विज़ के लिए तैयार कर लेना, ओके, समझ लगी ना बात की। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एक्सरसाइज है, इसमें हम देख लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या है। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर z, पॉजिटिव इंटीजर z के ऊपर छोटा सा प्लस लगाना है। एज फॉलोज, फॉर ऑल a b बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर a रिलेटेड टू b इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में a क्रॉस b इज़ ऑड, a ज़रब b जो है ना, a और ज़रब b, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आपके पास आएगी ना बच्चे, वो ऑड होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं हम। तो रिफ्लेक्सिव, फर्स्टली रिकॉल दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ऑड इफ़ एंड ओनली बोथ ऑफ देम आर ऑड। अगर 2 नंबर्स आपके पास ऑड आते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑलवेज ऑड ही होती है। रियल की बुक है MSc की, उसमें ये प्रूव हैं बड़े लंबे लंबे। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रीट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम छोटी मोटी एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेशन ले लेते हैं अपने पास से। तो एग्जांपल लेते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 1, तो ऑड की मल्टीप्लिकेशन ऑड आई दोनों की बोथ। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 25, ठीक है ना, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 49, अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो क्या होगा, ऑड हो गया, ऑफ देम आर ऑड व्हेन एंड 2 बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर बट 2 रिलेटेड टू 2 होता है, फॉर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 4। ये क्या हो गया, ये तो आपके पास इवन आ गया। तो देन क्या होगा कि आपके पास ये रिलेशन, अगर a और b दोनों ऑड होंगे तो ये सेटिस्फाई होता है। अगर दोनों आपके पास इवन होते हैं, सेम नंबर, अगर दोनों हम सेम नंबर इवन लेते हैं तो ये ऑल्ड नहीं करेगा। तो इट मीन कि ये आपके पास बच्चे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए, समझ लगी ना बात की। इस वक्त मुझे पढ़ाया नहीं जा रहा, लेकिन तकरीबन रात के 1 बज रहा है, थक गया हूँ फुल, लेकिन एडजस्ट करना आपने, ठीक है ना, ध्यान से। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 या 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, आगे पीछे करके दोनों बराबर, मल्टीप्लिकेशन इनकी बराबर आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आर इज सिमेट्रिक बिकॉज इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन ए क्रॉस बी इज़ ऑड और इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है ना, या तो इस तरह हम कह सकते हैं। तो देन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये ए रिलेटेड टू बी, समझ लगी ना बात की। अब देखो ज़रा, सिमेट्रिक की बात हो रही थी, ए बी या बी ए, आगे पीछे कर लें, ठीक है ना, तो ये सिमेट्रिक होता है। तो मल्टीप्लिकेशन तो सिमेट्रिक होती है, समझ लगी ना बात की, क्योंकि वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव ग्रुप थ्योरी, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2, BSc मैथड की बुक चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, समझ लगी बात की। MTH 402, ठीक है, उसमें है ग्रुप थ्योरी, सब ग्रुप, ये वहाँ से आ गया, ठीक है ना। कम्यूटेटिव, कम्यूट हो रहा है आगे पीछे करके ना, 1 2 या 2 1 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। प्लस में भी होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी करता है और सब्ट्रैक्शन में नहीं करता, ठीक है ना। कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा जी, ट्रांजिटिव है, इफ़ ए रिलेटेड टू बी देन ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर ऑड। इनकी मल्टीप्लिकेशन ऑड कब हो सकती है, जब दोनों ऑड होंगे। एक होगी बात। आल्सो बी रिलेटेड टू सी देन बी क्रॉस सी ऑड, ठीक है, वेयर बी एंड सी आर ऑड, ठीक है ना, यहाँ पे ऑड लिखना आ गया, जैसे इज ऑड। देन बी के साथ बी कैंसल, ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी क्या आएगा यहाँ पे ऑड, देन ए क्रॉस सी इज ऑड वेयर ए एंड सी इज ऑड, समझ लगी ना बात की, क्लियर है। अब देखो, ये आपने यहाँ पे
यहाँ पे आपने 2 और 2 क्यों लिया, क्योंकि बेसिकली आपने ये भी दिखाया कि बेसिकली यहाँ पे आप 3 और 3 भी ले सकते थे, 2 और 2 भी ले सकते थे। अगर 3 3 लेते हो तो होल्ड करता था, 2 2 लेते तो होल्ड नहीं करता था। ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं होना था। फिर उसके बाद अगर सिमेट्रिक की बात करें तो ये भी सीधा सीधा केस था। फिर उसके बाद अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो वो भी सीधा सीधा ही केस था। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। जनरल नंबर कोई भी लेंगे ना तो ये होल्ड करेगा, ध्यान से कीजिएगा जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास जो रिलेशन दिया गया है बेसिकली डिवीजन का दिया गया है, जो कि डिवाइड करता है किसको, इंटीजर को, और वो डिफ़ाइन किया गया है जी के ऊपर, मतलब कि इंटीजर के ऊपर, सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर। यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि बेसिकली कंडीशन कौन सी लगी है। सबसे पहले कंडीशन ये है कि m डिवाइड n, पहली कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़, उसके साथ जुड़ी हुई है दूसरी कंडीशन m डिवाइड n, ठीक है ना। सेम ये देखो m रिलेट करेगा अगर n को तो वो डिवाइड भी करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं, लेट m बिलोंग टू z, ठीक है ना। z एक इंटीजर है कोई भी, सिंस एवरी इंटीजर डिवाइड्स इटसेल्फ, मतलब कि हर एक जो इंटीजर होगा ना वो अपने आप को भी डिवाइड करेगा, वो अपने आप को डिवाइड लाजमी करेगा। जैसे 2 2 है, 4 4 है, ठीक है ना, करते हैं ना डिवाइड, 6 6, ठीक है ना, 6 बाई 6 ऐसे। तो सो m डिवाइडेड बाई m, ठीक है ना, फॉर ऑल m बिलोंग टू z। इसी तरह ही देयर फॉर m रिलेट करेगा m के साथ, अगर डिवाइड करेगा तो रिलेट भी करेगा, ठीक है ना, डिवाइड करेगा तो रिलेट भी करेगा। तो फॉर ऑल m बिलोंग टू z, तो सो m इज़ क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आपके पास डी आएगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो डी क्या आएगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चलते हैं जी सिमेट्री की तरफ, लेट एम एन बिलोंग टू जी एंड सपोज कर लिया कि एम रिलेट हो रहा है एन के साथ। बाय डेफिनेशन ऑफ डी वो ये कहती है कि अगर कोई चीज़ रिलेट होती है तो वो डिवाइड भी होती है। तो दिस मीन्स डैट एम डिवाइडेड बाई एन, ठीक है, डैट इज़ एम डिवाइडेड बाई एन इज़ एन इंटीजर। अब देखो ज़रा बात सुनो, m पूरा डिवाइड कर रहा है, m पूरा डिवाइड हो रहा है n पे, तो आपके पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा। फॉर एग्जांपल देखो ज़रा, एक इंटीजर मेरे पास 4 है और एक 2 है, तो मैं कहता हूँ कि 4 डिवाइड होता है पूरा 2 पे, तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरे पास 2। 2 इज़ एन इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इनकी डिवीजन जो आई है वो भी इंटीजर आई। लेकिन अगर मैं उलट करूँ तो वो इंटीजर नहीं आएगी। अगर मैं ऐसे करूँ 2 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरे पास आएगा 0.5, समझ लगी ना बात की, 0.5 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, m डिवाइडेड बाई n अगर इंटीजर है तो देन देखो ज़रा, सो m डिवाइडेड बाई n देन रिलेट भी होते हैं तो वो इंटीजर भी हैं, लेकिन अगर उसको उलट कर लिया जाए तो वो इंटीजर नहीं आएगा, वो इंटीजर नहीं आएगा। समझ लगी बात की, इंटीजर आना चाहिए था, इंटीजर आना चाहिए था, क्लियर है ना। जिस पे डिफाइन होता है ना आपका रिलेशन, वो रिलेशन आपने मद्देनज़र रखना होता है। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की। तो डिवाइड होना चाहिए था, कंडीशन ये लगी हुई है कि अगर रिलेट होता है तो डिवाइड भी हो, रिलेट हो रहा है डिवाइड नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, समझ लगी ना, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इट मीन कि ये आपके पास इंटीजर नहीं ठहरेगा। इट मीन ये हुआ कि डी जो है ना आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, आगे चलो ज़रा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में आपने 3 एलिमेंट्स उठाने होते हैं, एम एन पी इसने लिए हैं, ठीक है ना, बिलोंग टू जी एंड सपोज डैट एम डिवाइड करता है एन को, ठीक है ना, मतलब कि रिलेट हो रहा है तो इसका मतलब डिवाइड भी करेगा। अगर कोई चीज़ रिलेट हो रही है बाय डेफिनेशन ऑफ डी तो वो क्या करेगी, डिवाइड भी करेगी। तो एम डिवाइड एन, ठीक है ना, समझ लगी बात की, एंड एन डिवाइड पी, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर करनी है मैंने। एम और पी का जो यहाँ पे आपने क्या करना है, कंडीशन ये लगानी है कि m डिवाइड n है तो वो डिवाइड भी होती है, ठीक है ना, रिलेट अगर कर रही है तो डिवाइड भी होती है, इज़ एन इंटीजर एंड। इसी तरह ही m और n की बात होगी, n और p की बात होगी, इसी तरह ही अब n और p की, ठीक है ना, सिंपल जैसे 1 2 3 करते हैं ना, 1 और 2, ठीक है ना, 2 और 3 और फिर 1 और 3 ऐसे करते हैं ना ट्रांजिटिव में। तो n रिलेट हो रहा है p के साथ तो n डिवाइड भी होगा p का, तो इज़ एन इंटीजर। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपके क्विज़, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। यहाँ पे हमने सीखा क्विज़ कौन सा, कि डिवाइड जो होता है ना, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, डिवाइड जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है, डिवाइड जो होता है ना वो सिमेट्रिक नहीं होता, डिवाइड जो होता है वो ट्रांजिटिव होता है।
यू अंडरस्टैंड। डिवाइड की कंडीशन, डिवीजन जो है उसकी बात मैं कर रहा हूँ जी। डिस्टेंस अगर हम आगे बात करें तो P/m को आप कैसे लिख सकते हो, P/n इंटू N/m, दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोबारा, फिर P/m। तो ये भी आपने पीछे क्या लिखा हुआ है कि ये आपके पास इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। इंटीजर इंटू इंटीजर क्या आएगा, इंटीजर। तो इट मीन क्या हो गया, P/m। आप देखो ज़रा एक बात याद रखना, ये डिवीजन जो है इस तरह आप ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि इस तरह आपने लिखनी है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी कि m/p, इसका मतलब यही होता है P/m, ठीक है ना, याद रखना। अगर इस तरह बटा लिखें ना स्लैश वाला तो फिर ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब उलट लिख देते हैं, ठीक है ना। एंड m रिलेट हो रहा है p के साथ, तो फॉर ऑल m एंड p बिलोंग टू z एंड d इज़ ट्रांजिटिव। समझ लगी ना बात की, क्लियर है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना। आगे इक्विवेलेंस रिलेशन, यकीन करें हर दफ़ा क्विज़ में पूछता है ये वाला, हर दफ़ा क्विज़ में पूछता है कि इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो ना होल्ड करती है, तीनों ही करती हैं, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ठीक है, उसके बाद और कौन सी, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और आपके पास आएगी जी रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, समझ लगी बात की। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये जो प्रॉपर्टी है ना ये रिलेशन के अंदर अगर होल्ड करती हैं तीनों की तीनों ही, तो आपके पास जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल ये वाली है, ये आपने खुद चेक करना है, और ये ए के ऊपर डिफाइन किया गया है, और ये वाले रिलेशन है इसे आपने चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये स्टार्ट में मैंने लेक्चर के करवा दिया आपको, ठीक है ना, ये वाला टॉपिक। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंकरेंसीज, ठीक है ना। वो क्या होता है जी, लेट m, n बी इंटीजर्स एंड d बी आ पॉजिटिव इंटीजर, देन क्या करना है, नोटेशन जो है ना वो देखो ज़रा ध्यान से, ये आगे इसके हम एग्जांपल्स करेंगे छोटी छोटी। m इक्वलेंट, ठीक है ना, इक्वल नहीं कहते, m इक्वलेंट टू n मोड n, ठीक है ना, मोड d आएगा, समझ लगी बात की। मीन्स डैट d जो ना वो डिवाइड होता है m माइनस n पे, d डिवाइड्स m माइनस n, याद रखिएगा। आगे से सॉल्व करते हैं, इसकी एग्जांपल भी आपको ज़्यादा क्लियर समझ लग जाएगी इसके। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो अब थोड़ा सा ना दिल को थाम लें, थोड़ा सा टिपिकल कंसेप्ट आने वाला है, ठीक है ना। मॉड्यूल क्या है, जो मॉड्यूल होता है ना बेसिकली उसे बाकी को कहते हैं। जैसे देखो ना 5 डिवाइड बाई 4 करो, 5 को डिवाइड करो 4 पे, तो बाकी क्या बचेगा, 1 बचेगा ना, वो उसका मॉड्यूल होगा, वो उसका क्या होगा, मॉड्यूल। ये रिंग एंड मॉड्यूल उसमें मैंने ये पढ़ा था एमएससी में, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, आप भी सोचते होंगे कि इतनी सी जान है सर की और पता नहीं कौन कौन सी बुक मैथ की इन्होंने पढ़ी है, तो क्या करें, कंसेप्ट सारे क्लियर करने पड़ते हैं। चलें, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच डैट m माइनस n इज इक्वल टू d डॉट के। अब देखो इस तरह की कंडीशन को हम लेके चलेंगे आगे, ठीक है ना, तो मज़ा आएगा। देखना ज़रा, इस डेफिनेशन को आपने मद्देनज़र रखना है। चलो देखो ज़रा, सबसे पहले 22 इक्वलेंट टू 1 मॉड्यूल 3 बचना चाहिए, यहाँ पे मॉड्यूल 3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना कि अब मॉड्यूल को डिवाइड करवाना है, तो डिवीजन की इसमें देख लेंगे फॉर्म क्या होगी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखो ज़रा, अब 22 इक्वलेंट टू 1, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या लिखा जी 22 माइनस 1, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो 1 मिनट, यहाँ पे समझने की बात है, मज़े की बात है। ये 1 उठा के इधर माइनस कर दो, ठीक है, और इक्वलेंट को इक्वल में चेंज कर देना, तो 21 रह गया, 21 रह गया ना, 22 माइनस 1 21 रह गया। 21 को कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है। अब ये छोड़ दो, ठीक है ना, सॉरी ये छोड़ दो बीच में से, ठीक है ना, 21 को, और ये आप लिख दो, ओके हो गया। अब यहाँ पे मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 3, तो 1 मिनट के लिए समझो कि ये 3 इधर जाके डिवाइड हो गया, क्या हो गया, डिवाइड। मैंने कहा था कि ये जो बेसिकली ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, जैसे ग्रुप थ्योरी का यहाँ पे कंसेप्ट होता है, वैसे ही सेम ये है कि यहाँ पे 3 डिवाइड हो गए इधर आगे, लेकिन लिखना उलट है, आपने लिखना क्या है, उलट है। तो ये बेसिकली 22 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 है, इस ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। एंड कौन सा क्वेश्चन था वो दोबारा लिख देना है, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे, बस ओके हो गया ना। ये इसकी कंडीशन होगी क्लियर। अब मैं दोबारा फिर पीछे चलता हूँ।
m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n इक्वल टू, ठीक है ना, समझ लग रही बात की। ये आपका क्या डिवाइज़र और ये आपका k और ये आपका d, m माइनस n बनी ना वो कंडीशन, समझ लगी बात की। और दरमियान में इसे ख़त्म कर देना है और बाद में आपने ये फॉर्म इसकी लिखनी है। आगे वाली सारी एग्जांपल्स आपने करनी है, वो ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। सेम इसी के ऊपर है, जैसे देखो 7 इक्वलेंट टू 7 होगा, 7 माइनस 7, ठीक है ना, इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेना है, ठीक है ना। ओके हो गया। इस तरह वो करनी है वो एग्जाम्पल जो बाकी मैंने आपको छोड़ी है B C D और, ठीक है ना। चलो जी आगे देखिए ज़रा। एग्जाम्पल है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z एज फॉलोज फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n, ठीक है ना। m एंड देखो ज़रा, m रिलेट कर रहा है n को, इफ़ एंड ओनली इफ़ किस सूरत में, जब m इज इक्वल टू n हो और मॉड्यूल 3 हो, मॉड्यूल बाकी क्या हो 3, यू अंडरस्टैंड ना, याद रखना। आगे हम करते हैं सॉल्व इस जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपने किसी भी रिलेशन को जब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो सबसे पहले आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 प्रॉपर्टीज़ आपने होल्ड करवानी है उस रिलेशन में। अगर तो होल्ड कर जाएंगी तो वो आपका इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। चलें, गिवन क्या है आपके पास कुछ कंडीशंस हैं वो लगेंगी। तो R इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है आपके पास, R इज़ रिफ्लेक्सिव इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल M बिलोंग टू Z, M रिलेटेड टू M। जारी बात है ना, रिफ्लेक्सिव में 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है ना, 1,1, 2,2, 3,3, तो M रिलेटेड टू M। तो बाय डेफिनेशन ऑफ R दिस मीन्स डैट M इज इक्वल टू N था उधर डेफिनेशन में, तो ये यहाँ पे आपने सेम लेना है। तो M इज इक्वल टू M, मॉड्यूलो क्या है, मॉड्यूलो या इसे मॉड्यूल कहते हैं या मॉड्यूलो कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बाकी, ठीक है ना, इसका मतलब होता है बाकी, रिमाइंडर भी कहते हैं इसे। अच्छा लो जी, ये आ गया 3, ठीक है ना, उसने गिवन दिया ये, तो वही काम फिर ये उठाओ आप, ये इक्वलेंट का यहाँ पे साइन है, ये उठाओ इधर माइनस करवाओ, इक्वल टू 0 आ गया। लेकिन 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर सकते हो, मजबूर है ना, यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, वही काम 3 इधर जाके डिवाइड होगा, तो इस तरह की फॉर्म में लिखना है, 3 डिवाइड बाई m माइनस m एंड ये सारी कंडीशन दोबारा फिर लिख देनी है, ये वाली, ठीक है ना, ऊपर ये वाली, ये ओके, समझ लगी बात की। अब क्या करना है, अब देखो कंडीशन सारी होल्ड करवा दी वो वाली, तो आपका जो आपके पास रिलेशन है वो आपके पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए चले चलते हैं, तो R इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल M N बिलोंग टू Z, ठीक है। इफ़ M रिलेटेड टू N देन N रिलेटेड टू M, मतलब के 1 2 2 1, इस तरह ही होता है ना सिमेट्रिक में। तो M इक्वलेंट टू N मॉड्यूलो 3 है, मॉड्यूल 3 है। अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिखना है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इस तरह हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने पढ़ ली है ये चीज़, ये हमने सॉल्व करनी सीख ली है कि कोई भी चीज़ अगर रिलेट होती है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। इक्वल की फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, ये देखो इक्वल की फॉर्म में अगर लिख दिया है ये वाला, तो इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इस तरह लिखा है तो इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये देखो ज़रा, अगर इस तरह लिखा हुआ है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो 3/m माइनस n पुट कर देना आपने, क्या करना है, पुट m माइनस n ओवर 3। सही मैथ की फॉर्म ये होती है ना, ये तो ग्रुप थ्योरी है ना, या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की है। तो इस फॉर्म को आपने इस फॉर्म में लेके k के इक्वल टू पुट कर देना है, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3k आ गया। 3k आने के बाद माइनस कॉमन लेना है। करना क्या है, पहले मैं बता ही देता हूँ बेसिक कंसेप्ट। m n है यहाँ पे, m रिलेटेड n, आपने n रिलेटेड m बनाना है, तो m और n को शफल करना है। तो यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा माइनस उधर चला जाएगा दूसरी साइड पे, तो ये आ जाएगा माइनस के। अब क्या होगा, वही काम फिर दोबारा करवाओ, 3 इधर मल्टीप्लाई करवाओ, सॉरी डिवाइड करवाओ। तो डिवीजन फॉर्म को आपने दोबारा इस फॉर्म में लिखना है, इस तरह लिखा गया ना, समझ लगी बात कि वो माइनस के जो है ना, एनी इंटीजर है, तो के भी इंटीजर है। इंटीजर जो होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। तो देन आप इसी को कैसे कह सकते हो, n इक्वलेंट टू m, मॉड्यूलो क्या है 3, ये पर्दा है, 1 मिनट, हाँ जी, मॉड्यूलो क्या है 3, ठीक है ना। तो इसे आप इस तरह रिलेट करवा के भी लिख सकते हो, n रिलेटेड टू m, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी ना बात की। तो इस तरह आपने सॉल्व करना है ये
जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी या ट्रांजिटिव के लिए मैं ना एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे मेरे सीनियर हैं मीर हमदा साहब हैं और भी बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको। कोई भी आपको ये जो टॉपिक्स मैंने लास्ट वाले करवाए हैं ना, ये कोई नहीं करवाएगा आपको, कोई भी नहीं करवाएगा। आप ना सर्च करके देख लें, ये वाहिद प्लेटफॉर्म यही है जहाँ पे आपको हर तरह की टेक्निकल चीज़ पता चलेगी, हर तरह का टेक्निकल पॉइंट्स जो है ना, मतलब कि कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ की बात की, इसलिए हमारी कदर किया करें हम बड़े काम के बंदे हैं, ठीक है ना। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं एक और बात क्लियर कर लेता हूँ। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं, अभी मैं नफल पढ़ने लगा हूँ। आपका लेक्चर ख़त्म करके ना फिर MTH 301 का जो है लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सॉरी 6 स्टार्ट करेंगे, 5 उसके किए हुए हैं तो 6 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो रात के 3 बज गए हैं, इस वक्त फुल नींद चढ़ी हुई है, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम है आपके सर पे, ठीक है ना। R इज़ ट्रांजिटिव इफ़ एंड ओनली फॉर ऑल MNP बिलोंग टू Z, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए 3 आपके पास जो है ना नंबर होने चाहिए, या फ़र्ज़ी आप MNP ले लो, ठीक है ना। 3 आपके पास होने चाहिए नंबर। तो इफ़ देखो M रिलेटेड टू N है तो इसी तरह ही N रिलेटेड टू P है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, MNP, फिर आपने M रिलेटेड टू P आपने प्रूव करना है, ठीक है ना। देन M रिलेटेड टू P, ठीक है ना, ये आपने प्रूव करना है। इसके लिए सारा जो ना पापड़ बेलने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये सारा काम करना पड़ेगा इसके लिए। M रिलेटेड टू N, दिस इम्प्लाइज डैट, हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि मॉडुलो 3 था, 3/m-n, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है। अगर इस तरह लिख सकते हैं तो इसकी इस वजह से लिख सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इस वजह से। M इक्वलेंट टू N मॉडुलो 3 की वजह से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इधर आगे माइनस हो जाएगा और ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये लें, सेम यही चीज़ है ये वाली, ठीक है ना। अब करना क्या है, जब पुट करना है तो उसे बटा उल्टा आगे पुट करना है, ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। तो मैंने क्या किया, M-n/3 = R, ये आपके हैंडआउट्स में नहीं किया होगा, ये वाला स्टेप मैंने कर दिया। तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, फिर उधर जाके 3 मल्टीप्लाई हो गया। ये S और R जो है ना वो एनी इंटीजर हैं, ये पर्दे के छुप रहे हैं ये, ठीक है ना। रात इतनी ज़्यादा होगी तो बेचारे छुप रहे हैं, नींद आ रही होगी मेरी तरह तो R और S बिलोंग टू Z, ठीक है ना, फॉर सम। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ से आपने 2 इक्वेशंस बनानी है, ठीक है ना, कोएफिशिएंट बनानी है, दोनों को आपने ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करोगे तो देन n के साथ n कट जाएगा, -n + n कट जाएगा, और M - P, और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेना, ठीक है। 3 कॉमन लोगे, R + S, ये इंटीजर है, R + S इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल टू इंटीजर। तो वो मैंने पुट कर दिया, आपके हैंडआउट्स के ऊपर नहीं किया हुआ, मैंने कर दिया V बिलोंग टू Z करवा दिया, यहाँ पे V आ गया। तो ये वही कंडीशन फिर आ गई, ये वाली, ये दोबारा उल्टबाजी लगवाओ ज़रा इसकी, ये कहाँ से आया था, ये देखो दोबारा, ये 3 इधर डिवाइड करवाओ, लेट्स सपोज इधर डिवाइड करवा लेते हो, इक्वल टू V आ गया। तो V R की जगह पे समझो, बाकी ये सारी कंडीशन, इस तरह की कंडीशन लग रही है ना, तो ये कंडीशन कहाँ से आई है, ये कंडीशन यहाँ से आई है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 3/m - P, ठीक है ना। 3/m - P का मतलब यही है कि M-P/3, ठीक है ना, उलट है इसका, मैंने शुरू में बताया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि M इक्वलेंट टू P, तो मॉडुलो 3 है। तो इफ़ एंड ओनली इफ किस सूरत में, जब ये M रिलेटेड टू P करेगा, तो यही हमने साबित करना था। समझ लगी ना बात की, यही हमने प्रूव करना था, M रिलेटेड टू P। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की मैं ना आपको क्या बताऊं, तकरीबन मैं 11 बजे का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो लाइट इतनी ज़्यादा तंग कर रही है कि तकरीबन इस वक्त जो है ना 3 बज गए हैं, 3 बज गए हैं। तो आप हिसाब लगाएं कितने घंटे हो गए मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए। पहले भी मैंने तकरीबन जो है ना एक कह लें 40 या 45 मिनट इसके ऊपर काम किया है, और इतने घंटे हो गए हैं। ये लेक्चर नंबर 12 जो है ना इतने टाइम में जो है ना रिकॉर्ड हुआ है। तो कुछ तो ख्याल करें ना, कुछ तो ख्याल किया करें। समझ लगी बात की। लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह MTI 301 का मिल जाएगा, और जिसमें हमें तावन किया है, बुक भेजी है किसने, क्या नाम है भाई का, उमर हबीब।
फ्रॉम हरबंसपुरा हुसैन पार्क, ठीक है ना, वहाँ से उन्होंने बुक भेजी है जुमे वाले दिन। तो उनका थैंक्स, दिल से थैंक्स, और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, ध्यान से स्टडी किया करें, ठीक है ना। हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ अब, तो बस अब ध्यान से आप लेक्चर को समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ रहती होगी तो कंसेप्ट के तौर पे जो है ना, मतलब आपने कुछ समझना होगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 13 में। और उससे पहले मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि हम इंशाल्लाह MTI 301 सुबह मैं उठूँगा 9-10 बजे, नमाज़ पढ़ के अब सो जाऊँगा मैं, तो फिर इंशाल्लाह MTI 301 को ना वो देखेंगे। आगे संडे भी है इंशाल्लाह, तो फिर MTI 301 के ना लेक्चर भी छोटे हैं, तो 3-4 लेक्चर उसके जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। कहने का मतलब 10 लेक्चर उसके ना इंशाल्लाह 2 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, आपकी दुआओं की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंसान के ऊपर मतलब ऐसे मूवमेंट्स भी आ जाते हैं जो वो परेशान भी होता है। लेकिन मैं परेशान नहीं होता क्योंकि मेरे साथ अल्लाह ताला की ज़ात है, और मेरे माशाल्लाह जो मोटिवेट करते रहते हैं मेरे जो उस्ताद हैं, मैं उनके नाम भी बता देता हूँ आपको। कासिम अली शाह हैं, ठीक है, आतिफ़ शेख साहब हैं, संदीप सिंह हैं और सोनू शर्मा साहब हैं। इनके मैं लेक्चर सुनता रहता हूँ, मोटिवेट होता रहता हूँ, और दुआ किया करें मेरे लिए क्योंकि दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।